Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter number 15 of class 12th history, and this is our part 2 of this chapter. So let us start. Previous chapter में हमने यहाँ तक complete कर लिया था, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे. So the heading is we will need much more than this resolution. जो भी मतलब आज़ादी के लिए प्रस्ताव दिए गए कि हमें अपना देश चाहिए, या उस तरह से जो भी बातें उठ रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा या मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, उन सब का एक अस्तित्व था या नहीं था, वो चीज़ें कंटिन्यू थी. सो लेट अस सी. नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कंपटीशन का क्वेश्चन है, पूछता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था? नेहरू जी ने. तो नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज वेलकम्ड बाय एनजी रंगा. एनजी रंगा ने नेहरू जी के जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसका प्रस्ताव को क्या किया, उसका स्वागत किया. द रियल माइनॉरिटीज फॉर रंगा वर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन, कुचला हुआ. तो रंगा जी के हिसाब से देश के अंदर माइनॉरिटी वो मतलब लोग आते हैं जो पुअर है, गरीब हैं, या फिर जिनको समाज में डिप्राइव्ड रखा गया है और सुविधाएं नहीं दी गई हैं, वो लोग असल में माइनॉरिटीज हैं. He welcomed the legal right of the constitution was granting to each individual. और उन्होंने जो संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है, आज़ादी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उन सब का वेलकम किया कि हाँ ये अच्छी चीज़ें हैं. इन हिज ओपिनियन इट वॉज मीनिंगलेस फॉर द पुअर पीपल अंटिल इट इज इम्प्लीमेंटेड. और उन्होंने कहा, रंगा जी ने, कि अगर अधिकार दिए हैं ठीक है संविधान के अंदर, पर उनका जब तक कोई अस्तित्व नहीं है अगर वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट ना हो, मतलब कि जिन लोगों के लिए वो अधिकार बनाए गए हैं उनको उन अधिकारों को यूज करने का मौका मिले, वो वंचित ना रह जाए उन अधिकारों से. तो उन्होंने कहा कि जब तक वो मीनिंगलेस हैं. It was essential to create conditions where these constitutional rights could be effectively enjoyed. तो उन्होंने कहा कि भाई ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ कंडीशंस भी बनाओ कि ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अधिकार हैं ये सही से एंजॉय करे जा सके. रंगा आल्सो ड्रू अटेंशन टू द गल्फ दैट सेपरेटेड बिटवीन इंडियाज एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, तो रंगा ने उस बारे में भी बताया जो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर एक गुट ऐसा था जो क्या होना चाहता था, अलग. जब 389 मेंबर में से ये मुस्लिम लीग वाले पार्टीशन होने के बाद जो पाकिस्तान बना, उसमें जो 90 मेंबर्स गए, वो 90 मेंबर संविधान सभा के अंदर एक तरह की खाई तो पैदा कर रहे थे. उसके बाद 299 रह गए थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया भारत का. तो वो जो 90 मेंबर जो एक खाई का काम कर रहे थे, वो क्या चाहते थे? दे वांट सेपरेट इलेक्टोरल और लाइक मुस्लिम्स और लाइक सेपरेट नेशंस अधिकार लाइक दैट. रंगा आल्सो मेंशन्ड द ट्राइबल्स had among its representative to the assembly जयपाल सिंह. रंगा जी ने कहा कि मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगी कि ट्राइबल लोगों का भी इसमें मतलब रिप्रेजेंटेशन हो रहा है. और उन्होंने कहा कि संविधान सभा के अंदर कौन थे ट्राइबल लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे? जयपाल सिंह जी. ही वेलकम्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वेलकम किया, मतलब उसका स्वागत किया. सेड माई ग्रुप ट्रीटेड एज डिसग्रेसफुली एंड नेग्लेक्टेड फॉर द लास्ट 6000 ईयर्स. ठीक है, और मतलब है कि जो भेदभाव किया गया SC/ST कम्युनिटीज़ के साथ बहुत लंबे समय से, या फिर आप देख लो जो वैदिक पीरियड से ही शुरू हुआ था, डिवीज़न ऑफ हायरार्की मॉडल जो था सोसाइटी का स्ट्रक्चर, तो उस समय की बात कर रहे हैं. माई पीपल्स आर वन ऑफ द कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन, और मेरे लोग वो लोग हैं जिनका शोषण बहुत लंबे समय से होता आ रहा है. Yet I believe पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ड्स, और मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों पे मतलब कि विश्वास है. A new chapter would be started of independent India where there is equality of opportunity. और रंगा जी ने कहा कि मुझे यकीन है कि एक ऐसा संविधान बनेगा, ये एक ऐसा भारत बनेगा जिसके अंदर सबको बराबर के अधिकार प्रदान होंगे. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबके बराबर के हक होंगे किसी भी चीज़ पे, व्यवसाय पे. और कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान का इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? आर्टिकल 16(1)(6). Our point is that
यू हैव गोट टू मिक्स विद अस, वी आर विलिंग टू मिक्स विद यू। तो रंगा जी ने कहा कि तुम लोग हम में मिल जाओ और हम लोग मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आप लोगों में मिलने के लिए। कहने का मतलब है जो आप लोगों और हम लोगों के बीच में सोशल मतलब कि डिफरेंसेस हैं, जैसे कास्ट के या रिलीजन के, उन सबको खत्म करके आप भी हम जैसे या हम भी आप जैसे बन जाएं। और सही भी है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये सब चीजें अच्छी हैं। इससे क्या होगा, वी ऑल विल बी इक्वल। वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ बहुत मतलब लंबे समय तक। ठीक है। हाउ वर द राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड कास्ट टू बी डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जिन लोगों का संविधान में ऋग्वैदिक पीरियड से या उस समय से ही एक्सप्लॉयटेशन होता है इंडिया के अंदर, तो उन लोगों के अधिकार कैसे तय होंगे संविधान के अंदर, ये क्वेश्चन था। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, जब राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, अंबेडकर हैड डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड कास्ट। तो अंबेडकर जी ने क्या कहा, बाबा साहब ने क्या कहा कि उनको मतलब डिप्रेस्ड क्लास के लिए, मेनली एससी और एसटी के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था चाहिए, जैसे 1909 में उसको दी थी मुस्लिम वालों को। तो महात्मा गांधी हैड अपोज्ड इट। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं भाई, ये तो नहीं कर सकते हैं, एंड सेड दैट दिस वुड परमानेंटली सेपरेट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ और उन्हें दिए गए ये सेपरेट इलेक्टोरेट, तो वो हमेशा सोसाइटी से अलग हो जाएंगे। और रंगा जी क्या बात कर रहे थे कि सोसाइटी एक हो जाए। सम मेंबर्स ऑफ द डिप्रेस्ड कास्ट emphasized that the problem of the untouchables could not be resolved through protection। और कुछ मेंबर्स ने ये भी कहा कि भाई प्रोटेक्शन करके भी हम अनटचेबल्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती या नहीं होगी। इसीलिए भारत के संविधान में आर्टिकल 17 डाला गया, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत को क्या करती है, खत्म करती है, बैन करती है। और अगर कोई व्यक्ति करता है किसी के साथ ऐसा, तो आप जानते ही हैं SC ST अधिनियम 1989 के बारे में। देयर डिसेबिलिटी वर कोज्ड बाय द सोशल नॉर्म्स एंड द मोरल वैल्यू ऑफ कास्ट सिस्टम। तो एक व्यक्ति जो SC ST कम्युनिटी से आ रहा है, उसके साथ क्या था, उसको साथ सोसाइटी में भेदभाव था उस टाइम। आज तो हम सब बराबर हैं। एंड द मोरल वैल्यूज ऑफ द कास्ट सिस्टम, जो उस टाइम चली आ रही थी, हायरार्की मॉडल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके हिसाब से वर्क डिवीजन होता था, या मतलब सोसाइटी में एग्जिस्टेंस तय होता था। तो वो भी एक मतलब कि क्या होता है, कई बार आदमी को बुरा तो लगेगा ही ना कि उसकी क्या गलती है कि उसको ये सब झेलना पड़ रहा है। सोसाइटी हैड यूज्ड देयर सर्विस, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों शूद्रों की सर्विस लेते थे। एंड लेबर एंड कैप सोशल डिस्टेंस, मतलब उनकी सर्विस लेते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब बात उन्हें इक्वल स्टेटस की देने की आती थी तो उनसे दूर भागते थे या सोशल डिस्टेंस बना के रखते थे, या फिर मना कर देते थे कि ये लोग हम जैसे नहीं हैं, या फिर उन्हें मंदिरों में जाने से रोकते थे। तो भाई जब तुम्हें उनसे इतनी प्रॉब्लम है तो फिर सर्विस क्यों लेते थे? दिस इज द क्वेश्चन। ये हम लोग अपने आप से पूछ सकते हैं कि भाई जब वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, अनटचेबल माना जाता था या वो सब चीज़ें थी, तो फिर ये ऐसा क्यों था कि भाई उनसे सर्विसेज, या फिर मनुस्मृति में ये क्यों कहा गया कि भाई जो ये तीन हैं अपर कास्ट कह लो आप, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी सेवा शूद्र करेगा, और जब बात इक्वल स्टेटस की आती है तो वो नहीं दिया जाएगा। तो वो प्रॉब्लम थी। आज तो हम सब बराबर हैं, हमारा संविधान इस चीज को पक्का करता है, अधिकार दिए हैं हमारे संविधान ने। नगप्पा सेड दैट they were not a minority and occupied 20 to 25% of the total population। नगप्पा ने ये कहा कि भाई ये लोग माइनॉरिटी में कहाँ हैं, इनकी तो 20 से 25% पॉपुलेशन है, मेनली मुस्लिम्स की। मेन रीजन दैट दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, नो शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कारण क्या है कि वो समाज के अंदर डिप्राइव्ड है, कि उनके पास एजुकेशनल अधिकार नहीं है या फिर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वे में शेयर नहीं है। आफ्टर द पार्टीशन वायलेंस, दंगे शुरू हो गए।
अंबेडकर टू नो लॉन्गर आर्ग्यूड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, और अंबेडकर जी ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की, क्योंकि महात्मा गांधी जी की भी बात ठीक थी कि भाई अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया तो ये हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से। जैसे उस टाइम पार्टीशन हुआ, जब उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम्स को, तो फिर क्या परिणाम निकला 1947 में 14 अगस्त को? पाकिस्तान निकल गया हमारे देश में से, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश कहलाता है। 1971 में हमने रशिया की मदद लेकर ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कराया था। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली रिकमेंडेड दैट अनटचेबिलिटी शुड बी अबोलिश्ड। तो संविधान सभा ने अनटचेबिलिटी को खत्म किया। आर्टिकल 17 याद रखिएगा। हिंदू टेम्पल्स बी ओपनड, अब मंदिरों में कोई भी जा सकता है किसी भी कास्ट का और कुछ कोई भी। और संसद के अंदर सीट्स भी हैं लेजिस्लेचर में रिजर्व्ड की गई। जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स में भी कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिजर्वेशन दिया गया, आप जानते ही हैं, SC ST और OBCs के लिए। अब तो EWS के लिए भी है रिजर्वेशन। द पावर ऑफ द स्टेट, अब देश सरकार की क्या पावर होंगी या देश की। मोस्ट डिबेट टॉपिक इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रेस्पेक्टिव राइट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट। राज्य सरकार की क्या पावर्स होंगी और केंद्र सरकार की क्या पावर्स होंगी, ये भी तो तय करना था। इसीलिए क्या डाला गया संविधान के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 51 के पार्ट ए में आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। और आयरलैंड से लिया है हमने ये। जवाहरलाल नेहरू वाज इन द फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भाई जो पावर्स हो ना केंद्र सरकार के पास ज्यादा हो और राज्य सरकार के पास कम हो। ही रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट थे, और नॉन परमानेंट जो उनके स्थान पे 1-2 दिन गए थे, 3 दिन स्टार्टिंग में, वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। दोनों नाम याद रखना। परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा जी। कंपटीशन के क्वेश्चन है। दैट पार्टीशन इज परमानेंट फैक्ट, कि पार्टीशन तो भाई होके रहेगा। इट वुड बी इंजीरियस, ये हानिकारक होगा, और हुआ भी। 10 लाख से ज्यादा लोग, एक रफली डाटा है, मारे गए। फॉर द कंट्री टू प्रोवाइड अ वीक सेंट्रल अथॉरिटी, और ये बहुत जरूरी होगा कि अगर मतलब केंद्र को मजबूत रखा जाए, और अगर केंद्र मजबूत नहीं होगा तो फिर ये देश के लिए क्या होगा? नुकसानदायक होगा। फिर राज्य जब चाहे केंद्र को मजबूर कर देंगे, कह देंगे हम तो इस देश का हिस्सा नहीं रहना चाहते, हमें अलग करो। इसीलिए हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स है। Then there would be no peace and coordination among state, और अगर केंद्र सरकार मजबूत नहीं हुई तो राज्य सरकारें आपस में एक दूसरे से समन्वय नहीं बिठाएंगी और एक दूसरे से लड़ेंगी। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन याद रखना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। याद रखना यूनियन लिस्ट पे कौन काम करता है? केंद्र सरकार। स्टेट लिस्ट पे राज्य सरकार, और कॉनकरेंट लिस्ट पे दोनों मिल के काम करते हैं। और एक चीज और याद रखना, जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आता वो रेजिडरी लिस्ट में आता है, और उस पे भारत की संसद काम करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन लिस्ट एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट, 100 काम किस में डाले गए? यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली, ठीक है। और जब लिस्ट बनी थी तब 97 थे, पर अब 100 है। लाइक जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ETC। स्टेट लिस्ट के अंदर जब ये डाली गई थी संविधान के अंदर, उस टाइम 66 सब्जेक्ट्स थे, पर प्रेजेंटली कितने हैं? 61। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट 61 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स, लाइक पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट, थिएटर्स, गैम्बलिंग एंड सो ऑन। दीज आर दी इन द स्टेट लिस्ट।
और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन आता है, जिसपे भारत की मतलब कि क्या नाम अपना सरकार और स्टेट सरकार दोनों मिलकर काम करेगी। बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ इन द कॉन्करेंट लिस्ट। और ओरिजिनली जब ये संविधान में डाली गई थी उस टाइम 47 थे ये, पर अब कितने प्रेजेंटली 52। तो कॉन्करेंट लिस्ट में अगर आपसे कंपटीशन में पूछे तो याद रखना 52 सब्जेक्ट हैं, 52 काम है। जैसे क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, ठीक है ना, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज। कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मैरिज किस लिस्ट में है, कौन करंट में, याद रखना। डाइवोर्स भी, लेबर एंड वेलफेयर एंड अदर्स, ठीक है। बिसाइड आर्टिकल 356, 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, याद रखना। और 352 में नेशनल इमरजेंसी और 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगा अब तक, और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा, और 356 में जो राष्ट्रपति शासन है वो 100 से ज़्यादा बार लग चुका है। और जर्मनी से ली गई है इमरजेंसी पावर, ये भी याद रखना, राष्ट्रपति की भारत के। बिसाइड आर्टिकल 356 गेव द सेंटर द पावर टू टेक ओवर ए स्टेट। तो अगर किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना है तो गवर्नर राष्ट्रपति जी को एडवाइस करेगा कि इस राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से काम नहीं हो रहा और आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो मेड फिस्कल फेडरलिज्म सिस्टम। और हमारे यहाँ क्या है, संघवाद भी है। पूरी तरह से संघवाद नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से संघवाद अगर आपको समझना है तो अमेरिका का एग्जाम्पल बेस्ट है। पर हमारे यहाँ फेडरलिज्म है, क्योंकि हमारे यहाँ पावर ऑफ शेयरिंग है बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। पर अगर आप फेडरलिज्म के अंदर देखोगे वहाँ पे क्या होता है, ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। पर इंडिया के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये पॉइंट हमें फेडरलिज्म नहीं बनाता। दूसरा, जैसे अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, हर राज्य का अलग संविधान है, पर हमारे यहाँ थ्रू आउट द कंट्री एक ही संविधान है। तो ये एक पॉइंट भी हमें फेडरलिज्म नहीं बनाता। और कौन से पॉइंट बनाते हैं, जैसे फेडरल देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट होती है या जुडिशरी होती है वो स्वतंत्र होती है, हमारे यहाँ भी स्वतंत्र है। हेड ऑफ द रिपब्लिक फेडरल देश के अंदर जनता के द्वारा चुना जाता है, हमारे यहाँ जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुना जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। Some taxes, custom duties, the center retained all the proceeds। इन सबको सेंटर रखता है, ठीक है। अदर जैसे इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी वो राज्यों के साथ बांटा जाता है, क्योंकि राज्यों के खर्चे भी तो है ना। अदर स्टेट ड्यूटी इट असाइंड देम होली टू द स्टेट। और जो स्टेट ड्यूटीज होती हैं, जो चुंगी होती है, जैसे लगती है बॉर्डर पे जब माल एंटर करता है, लगे सामान आता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उसको स्टेट ड्यूटीज बोलते हैं, वो भी कलेक्ट की जाती है स्टेट्स के द्वारा। और जो सेस होते हैं वो सब आप जानते ही हैं। द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। के संथानम मद्रास से थे, द मोस्ट इंपोर्टेंट राइट्स ऑफ द स्टेट। इन्होंने कहा कि भाई राज्य को अधिकार होने चाहिए। ही सेड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाज नेसेसरी। पावर्स का विभाजन होना चाहिए और ज़रूरी भी है, वरना आपने 10th क्लास में सिविक्स में देखा होगा बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल, वो सिचुएशंस ना बने, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। टू स्ट्रेंथन नॉट ओनली द स्टेट बट आल्सो द सेंटर। पावर्स किस लिए बढ़नी चाहिए, ताकि राज्य तो मजबूत हो ही, साथ में केंद्र भी मजबूत हो। क्योंकि अगर पावर्स हम राज्य को नहीं देंगे तो फिर वो केंद्र सरकार के साथ समन्वय बिठाकर कैसे चलेगा। दैट इज आल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग। और उसको ऑटोनॉमी नहीं होगी। जैसे आप देखते होंगे जब 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने से पहले, या 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने से पहले, उनके इलेक्शंस भी टाइम पे नहीं होते थे या उनको फंड्स नहीं मिलते थे। तो पर जब संवैधानिक दर्जे उन्हें मिले तो उसके बाद वो देखो कितने अच्छी फंक्शनिंग कर रही है आज हमारे यहाँ पंचायती राज, जो 3 टायर पे है। विलेज पंचायत है, फिर ब्लॉक पे है, जिला परिषद, वो सब चीजें। सम वर सेइंग टू गिव ऑल काइंड ऑफ पावर टू सेंटर। कुछ कह रहे थे कि भाई सारी पावर सेंटर को दे दो, वो ठीक ना होता। क्योंकि देखो क्या होता है, जब अगर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, 32 लाख किलोमीटर का एरिया है, और एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021 का 138 करोड़ पॉपुलेशन है।
और 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ है। तो आप जानते ही हैं वो। तो इतने बड़े देश को सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर ले या डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पे पहुंचाने की बात आती है तो आई थिंक कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें विफल रहेगी और मे बी सक्सेसफुल हो, पर अगर पावर शेयरिंग होगी तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनती है और जो समाज के अंदर डिप्राइव्ड सेक्शन है या अलग अलग वर्ग के लोग हैं उन सब का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो संथानम सेड इफ द सेंटर वाज ओवरबर्डन्ड विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज इट कुड नॉट वर्क प्रॉपरली। अब अगर सेंटर ही हर जगह ध्यान देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, वो कैसे वर्क करेगा प्रॉपरली का, क्योंकि इंडिया के अंदर रीजनल वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा है, आप ये भी जानते हैं। द फिजिकल प्रोविजंस वुड इम्पोरिश शक्तिहीन करना द प्रोविंस सिंस मोस्ट टैक्स एक्सेप्ट लैंड रेवेन्यू वाज गिवन टू द सेक्टर। तो फिजिकल प्रोविजन मतलब पैसे से रिलेटेड, तो ये कहा जाता है कि भाई सारे टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है तो उससे राज्य कमजोर होते हैं, लैंड रेवेन्यू राज्य सरकार के हिस्से में आता है। विदाउट फाइनेंस हाउ कुड द स्टेट प्रोजेक्ट द डेवलपमेंट लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, ये सब काम कैसे होंगे बिना पैसे के। तो यहाँ पे क्या चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, राज्य सरकार को फंडिंग करे, सपोर्ट करे। He said, we should eliminate the फेडरल सिस्टम एंड हैव यूनिटरी सिस्टम। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम ना हो और यूनिटरी सिस्टम हो, मीन टू से थ्रू आउट द कंट्री एक गवर्नमेंट ऑपरेट करे। अब वही है, मैंने आपको बताया रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगा। इन अ फ्यू ईयर्स ही सेड ऑल द प्रोविंस वुड राइज इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द सेंटर। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट करेगी राज्यों के ऊपर तो कुछ ही सालों में राज्य बगावत कर देंगे, और जाहिर सी बात है करेंगे भी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ ध्यान देगी। रिमेंबर फ्रॉम ओडिशा वार्नड दैट द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक इफ मोर पावर गिवन। और उन्होंने कहा कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को और पावर दी तो हम अलग हो जाएंगे। तो ये चीज व्हाट वी वांट टुडे इज अ स्ट्रॉन्ग गो। आज हम क्या चाहते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके चले और डेवलपमेंट हो और सोसाइटी के अंदर सभी एक साथ रहें। अंबेडकर हैड डिक्लेयर्ड दैट ही वांटेड अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर। उन्होंने कहा अंबेडकर साहब ने कि भाई मेरे को तो ऐसा सेंटर चाहिए जो यूनाइट हो और स्ट्रॉन्ग हो, मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर वी हैड क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत जो हमने सेंटर बनाया था उससे भी ज्यादा ताकतवर सेंटर चाहिए। और सही भी है, क्योंकि जो इंटरनेशनल इश्यू होते हैं उन्हें तो सेंटर ही डील करता है ना। रिएक्टिंग टू द डिमांड फॉर गिविंग पावर टू द प्रोविंसेस, गोपाला स्वामी अय्यर डिक्लेयर्ड दैट द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। गोपाल स्वामी अय्यर ने कहा कि जितना ज्यादा हो सके सेंटर को मजबूत बनाओ, मतलब केंद्र सरकार को ताकतवर बनाओ। अब देखो दिक्कत कहाँ पे आती है। मान लो केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है और राज्य सरकार में अलग पार्टी की सरकार है, तो प्रॉब्लम वहां आ जाती है कि केंद्र ज्यादा ताकतवर है, फिर वो कहीं अपनी डोमिनेंसी ना दिखाने लग जाए राज्य सरकार पे, तो वो भी एक रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पे। पर अगर राज्य सरकार गलत है और केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर है तो वो उसको चेक एंड बैलेंस भी कर सकती है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो वो चीज वन मेंबर फ्रॉम द यूपी से थे एक मेंबर संविधान सभा के, बाल कृष्ण शर्मा, reasoned at length that only a strong center could plan for the well-being of the country। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर मजबूत सेंटर होगा तभी देश का विकास हो सकता है। मोबिलाइज द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्स, वो आर्थिक संसाधनों का भी सही से उपयोग कर लेगा। और इस्टेब्लिश्ड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंड द कंट्रीज अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन। और अगर कोई विदेशी युद्ध होता है या मतलब विदेशी ताकतें उन्हें उनकी सॉवरेंटी पे कुछ करती हैं तो वो उसको रिटेलिएट भी कर लेगा अगर सेंटर मजबूत है। बिफोर पार्टीशन द कांग्रेस हैड एग्रीड टू ग्रांट ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस। पार्टीशन से पहले कांग्रेस ने कहा था कि हम जो मतलब प्रोविंस हैं, प्रांत हैं हमारे, जहाँ 4 प्रांत थे मेनली, उन प्रांतों में वहाँ के जो भी शासक चले आ रहे हैं उन्हें हम ऑटोनॉमी देंगे। बट लेटर जब बात आती है फेडरल इंडिया की या यूनाइट इंडिया की या फिर अखंड भारत की, तो हमें उन 565 रियासतें या ये 4 प्रांत इन्हें एक साथ मिलाना ही था जब हमें भारत बनाना था। आप मुझे बताइएगा कौन कौन से वो थे जो मतलब भारत का हिस्सा स्टार्टिंग में नहीं बनना चाहते थे। ठीक है, एक का नाम मैं बता दे रहा हूँ चलो आपको, निजाम ऑफ हैदराबाद, बाकी आप बताइएगा।
आफ्टर पार्टीशन मोस्ट नेशनलिस्ट चेंज्ड देयर थिंकिंग, राष्ट्रवादी नेताओं की थिंकिंग बदल गई बिकॉज दे फेल्ट दैट द अर्लियर पॉलिटिकल प्रेशर वर नो लॉन्गर देयर, क्योंकि अब कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो था नहीं, मुस्लिम लीग अपना देश लेके जा चुकी, या फिर कह लो जिन्ना अपना देश लेके गया, अब क्या टेंशन थी, अब तो ये भारतीयों का है। द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, अब लैंग्वेज क्या होगी देश की। हाउ द लैंग्वेज ऑफ द नेशन कुड बी सिलेक्टेड व्हेन पीपल इन डिफरेंट रीजन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आया सामने कि भाई हर भारत के अंदर रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता चुका हूँ, तो भाषाएं भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, मोर देन 1400 और 143 मेजर है। तो हमने ये कहा 8वां शेड्यूल भारतीय संविधान का, टोटल 12 शेड्यूल है, उसमें से 8वां शेड्यूल, उसमें हमने 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया है, हिंदी भी है उसमें। 41.03% लोग बोलते हैं एज पर 2011 डाटा, और आप अपडेटेड 2021 का चेक कर लीजिएगा। हाउ वुड पीपल लिसन टू ईच अदर और कनेक्ट विद ईच अदर, तो ये सबसे बड़ा सवाल था कि भाई लोग एक दूसरे को सुनेंगे कैसे, या कार्रवाई कैसे होगी, या कोई भी काम कैसे होगा। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द लैंग्वेज इशू वाज डिबेटेड ओवर मैनी मंथ, कई महीनों तक चला इस पे चर्चा। लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदुस्तानी, मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज बोलते थे मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे यहाँ। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हिंदुस्तानी लैंग्वेज हैड बीन ग्रेजुअली चेंजिंग, बदलती जा रही थी क्योंकि वेरिएशंस आते जा रहे थे। एज कम्युनल कन्फ्लिक्ट जैसे जैसे लोगों के बीच में हुए, हिंदी एंड उर्दू स्टार्टेड ग्रोइंग अपार्ट, तो उर्दू भाषा अलग मतलब ग्रो करने लगी और हिंदी भाषा अलग। अपली फॉर हिंदी, तो हिंदी पे बहस हुई, मतलब हिंदी के लिए बहस हुई कि भाई हिंदी को रखो भारत की राजभाषा। आर्टिकल 343 याद रखना, और हिंदी दिवस भी याद रखना। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर.वे. धुलेकर मेड एन एग्रेसिव प्ली दैट हिंदी इज यूज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वे में कहा कि भाई संविधान की भाषा हिंदी होनी चाहिए। मेकिंग समवन टोल्ड दैट नॉट एवरीवन इन द असेंबली नो द लैंग्वेज, तो कुछ ने कहा कि भाई यहाँ पे हर व्यक्ति हिंदी थोड़ी जानता है, बंगाल का बंगाली जानता है, तो वो सब चीजें। धुलेकर सेड पीपल हु आर प्रेजेंट इन द हाउस टू फैशन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एंड डू नॉट नो हिंदुस्तानी, तो धुलेकर ने कहा जो लोग यहाँ पे संविधान बनाने आए हैं वो हिंदुस्तानी भाषा नहीं जानते, आर नॉट वर्दी टू बी द मेंबर ऑफ दिस असेंबली, वो इस असेंबली के मेंबर बनने के लायक नहीं है और वो जा सकते हैं। धुलेकर ने इतनी बड़ी बात कह दी। इट क्रिएटेड डिस्टर्बेंस, अब हंगामा तो होना ही था इन द असेंबली, एंड धुलेकर प्रोसीड विद हिज स्पीच इन हिंदी, और वो अपनी स्पीच हिंदी में देते रहे। ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू पीस रिजोर्टेड इन द असेंबली, तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको मतलब उसमें दखल दिया उनकी स्पीच में, और फिर से शांति कायम हो गई। 3 साल बाद ऑन सितंबर 1947 धुलेकर स्पीच ऑन द लैंग्वेज वंस अगेन क्रिएटेड अ ह्यूज स्टॉर्म, फिर से बवंडर या तूफान शुरू हो गया इस स्पीच के जरिए। लैंग्वेज कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड प्रोड्यूस्ड इट्स रिपोर्ट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी, एंड एडवाइज दैट हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, कि भाई हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज रखो जो देवनागरी लिपि में है। अकॉर्डिंग टू देम ट्रांजिशन टू हिंदी वुड बी ग्रेजुअल, और ये ग्रेजुअल होना चाहिए। फॉर द फर्स्ट 15 ईयर इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पज, शुरुआत में 15 साल तो इंग्लिश को ही रखेंगे, फिर हिंदी ले आवेंगे। ईच प्रोविंस वाज टू बी अलाउड टू चूज वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, और हर प्रांत को या राज्य कह लो, अब तो राज्य हैं, उनको आज़ादी होगी अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने के लिए या रीजनल लैंग्वेज चुनने के लिए, और 22 भाषाएं 8वें शेड्यूल में, याद रखना कंपटीशन का क्वेश्चन है। विद इन द प्रोविंस लैंग्वेज कमेटी रेफर टू हिंदी एज द ऑफिशियल रेदर देन नेशनल लैंग्वेज, तो लैंग्वेज कमेटी ने कहा कि भाई आप राष्ट्रभाषा की जगह इसे राजभाषा बना दो, ऑफिशियल वर्क इसमें हुआ करेंगे। टू ब्रिंग पीस इन द असेंबली, ताकि असेंबली में शांति बनी रहे, क्योंकि जो नॉन हिंदी स्पीकर्स थे उन्हें लग रहा था कि अगर ये डोमिनेट होगी तो कहीं उनकी मातृभाषा या जो वो भाषा बोल रहे हैं कहीं वो ना छूट जाए, उनका भी फेयर ठीक था, जायज था। धुलेकर वांटेड दैट हिंदी टू बी डिक्लेयर नॉट ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बट अ नेशनल लैंग्वेज, धुलेकर चाहते थे कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज तो इसे डिक्लेयर करो ही, साथ में नेशनल लैंग्वेज भी डिक्लेयर करो, पर ऐसा नहीं हुआ।
द फियर ऑफ डोमिनेशन। तो वही मैंने आपको बताया डोमिनेशन की, भाई कहीं यही ना हो जाए सारी और हमारी भाषा ना खो जाए। आफ्टर दुलेकर स्पोक, श्रीमती जी दुर्गाबाई फ्रॉम मद्रास एक्सप्लेन हर वरीज, उन्होंने अपनी चिंता को जाहिर किया। शी इन्फॉर्म्ड द हाउस, सदन को बताया, दैट द अपोजिशन इन द साउथ अगेंस्ट हिंदी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि साउथ में लोग हिंदी के बहुत खिलाफ हैं। शी along with many others had obeyed the call of महात्मा गांधी and carried on हिंदी प्रोपेगेंडा इन द साउथ। और वो भी कह रही है कि भाई वो महात्मा गांधी के इस मतलब कि जो हिंदी के फैलाव है या रीजनल भाषा का जो उनका अपना आइडियोलॉजी है उसकी वो रेस्पेक्ट करती हैं। शी स्टार्टेड स्कूल एंड कंडक्टेड क्लासेस इन हिंदी, और उन्होंने वहाँ पे स्कूल भी शुरू किया और हिंदी पढ़ाना भी शुरू किया ताकि उसका फैलाव हो। शी हैड एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी एज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल बट नाउ द लैंग्वेज वाज बीइंग चेंज्ड। देखो उन्होंने हिंदुस्तानी लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया एज द लैंग्वेज ऑफ पीपल, पर अब लैंग्वेज बदल रही है। श्री शंकर राव ड्यू stated that as a congressman and a follower of Mahatma Gandhi, he had accepted Hindustani as the official language of nation। और इन्होंने कहा कि भाई मैं हिंदुस्तानी को एज अ लैंग्वेज ऑफ द नेशन एक्सेप्ट करता हूँ। तो फाइनली ये चैप्टर स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा हुआ। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ भी सकते हैं। और स्टूडेंट देखिए, कोई पॉइंट अगर ऐसा है जिससे आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भी भावना को हर्ट करने की। इतिहास है, पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो चीज़ों को क्या करती हैं, रिपीट करती हैं जब उन्हें पढ़ा जाता है। ठीक है ना, इन द सेंस कि वो चीज़ें सामने आती हैं जब हम इमेजिन करते हैं पढ़ के। तो आप एज ए स्टूडेंट ही चीज़ों को गेन कीजिएगा, किसी भी पॉइंट को ऐसा जो मतलब कि हर्ट कर सकता है उसे पर्सनली नहीं लेना है। एज ए स्टूडेंट ही आपने पढ़ना है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका आंसर दे देंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।